आज की कहानी महाराष्ट्र के पुणे से है। एक ऐसी मर्डर की कहानी जिसने पूरे देश को चौंका दिया, दहला दिया। एक ऐसे कपल जो कि हनीमून के लिए जा रहे थे और उनकी हत्या होती है और हत्या की वजह जानकर सभी चौंक जाते हैं। एक ऐसी कहानी जिसने इस देश में कई वेब सीरीज और फिल्मों के प्लॉट को भी क्रिएट कर दिया और उसके ऊपर कई फिल्में और वेब सीरीज भी बन गए। एक ऐसी कहानी जिसमें शादी के 13 दिन बाद 13वीं की तैयारी हो जाती है। आज हम उसी कहानी पर बात करेंगे और आपको तफ्तीश से बताएंगे। नमस्कार, हमारा नाम अभिनव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया वाला का क्राइम सीरीज। 20 मई 2018 का वो दिन जिस दिन आनंद कांबले काफ़ी खुश था। वह इतना खुश था कि अपने दोस्तों के बीच अपने शादी के समारोह के लिए सैकड़ों नहीं हजारों रुपए खर्च कर रहा था, इसलिए कि 20 मई के दिन उसकी शादी हो रही थी। शादी जिस लड़की से हो रही थी उसका नाम दीक्षा था। दीक्षा और आनंद दोनों फोटो में काफ़ी खुश लग रहे थे। शादी के समारोह में तरह तरह की तस्वीरें निकाली जा रही थी और उन तस्वीरों में उनकी खुशी देखकर घर वाले भी काफ़ी खुश थे। शादी का वक्त शाम का वक्त था, शादी हो गई उनकी। और शादी जब हो रही थी उस समय कुछ ऐसा घट रहा था जिसके बारे में ना आनंद ने सोचा था और ना उसके परिवार वालों ने। शादी के बाद दीक्षा अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल पहुंचने के बाद उसकी काफ़ी आव भगत होती है। ससुराल के लोगों को ऐसा लगता है कि उनके घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। व्यवहार भी दीक्षा का परिवार में कुछ ऐसा ही था कि सभी को उसने मोह लिया था। फिर दीक्षा अपने पति आनंद से एक इल्तजा करती है, एक गुजारिश करती है कि हमारी नई नई शादी हुई है तो हम हनीमून पर कब चल रहे हैं। आनंद भी हनीमून पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही साथ आनंद कहता है दीक्षा से कि मेरा एक दोस्त है और उस दोस्त की भी हाल ही फिलहाल शादी हुई है, तो क्यों ना हम लोग उसे अपने साथ ले लें। दीक्षा भी कोई आपत्ति नहीं जताती और फिर 4 लोग एक गाड़ी में सवार होते हैं और महाबालेश्वर के लिए निकल जाते हैं। महाबालेश्वर एक टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ पर अक्सर जोड़े जाते रहते हैं, घूमने के लिए सैलानी जाते रहते हैं। और यह 2 जोड़ा भी निकल जाता है महाबालेश्वर हनीमून के लिए। आनंद कांबले और दीक्षा दोनों आपस में काफ़ी रोमांटिक मूड में होते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, कुढ़ाते हैं, हंसाते हैं और इन्हीं प्रक्रियाओं के बीच गाड़ी उनकी पुणे से महाबालेश्वर के लिए निकल जाती है। महाबालेश्वर पहुंचने से पहले एक जगह है जिसका नाम है पंचवटी घाट। पंचवटी घाट से थोड़ी ही दूर पहले दीक्षा कहती है कि उसे उल्टी आ रही है, उसका मन मचल रहा है, वह अच्छा फील नहीं कर रही है। आनंद गाड़ी को रुकवा देता है और दीक्षा उस गाड़ी से उतरकर बाहर निकल जाती है। आनंद कांबले अपने दोस्त को कहता है कि तुम लोग गाड़ी के पास ही रहो, हम थोड़ी दूर टहल के आते हैं। टहलने के क्रम में वह लगभग 200-300 मीटर उस गाड़ी से निकल जाते हैं। जब वो घूम रहे होते हैं, ताज़ी हवा में सांस ले रहे होते हैं, तभी उनके साथ एक ऐसी घटना घटती है जो उसके जीवन की अंतिम घटना होती है। आनंद कांबले के जीवन की अंतिम घटना होती है। 2 बाइक पे 4 लोग बैठकर आते हैं और 16 वार करते हैं। आनंद कांबले लहूलुहान हो जाता है, तड़प रहा होता है और उसकी पत्नी मुस्कुरा रही होती है। अपने अंतिम सांस को लेते हुए इस रूप में जब आनंद अपनी पत्नी को देखता है तो मरते वक्त शायद आनंद की आत्मा कचोट रही होती है कि मेरे साथ क्या हो गया। और इस अनसुलझे पहेली को बिना सुलझाए आनंद परलोक सिधार जाता है, मर जाता है। फिर दीक्षा जोर जोर से चिल्लाती है और उसके दोस्त को बुलाने लगती है। दोस्त भी जब चिल्लाने की आवाज़ को सुनता है तो दौड़ के वहाँ पहुँचता है। फिर दोनों आनंद को, अधमरे आनंद को या यूँ कहूँ कि मरे हुए आनंद को लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आपने आने में थोड़ी देर कर दी, आनंद अब इस दुनिया में नहीं रहे। पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आसपास के लोगों
के द्वारा पुलिस को भी खबर दे दी जाती है और पुलिस भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। पुलिस यह समझ नहीं पाती कि यह घटना कैसे घटी, इसलिए कि महाबालेश्वर का जो क्षेत्र है वह पर्यटकों का क्षेत्र है। वहाँ पर इस तरह की घटनाएं इसके पहले कभी नहीं घटी थी कि किसी की हत्या कर दी गई हो, खासकर किसी सैलानी की हत्या कर दी गई हो। अब जब पुलिस उसकी पत्नी से कुछ पूछना चाहती है तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, बिलखने लगती है। पुलिस समझ नहीं पाती कि आखिर इस केस को सॉल्व कैसे किया जाए। फिर भी पुलिस कड़ा रुख अख्तियार करती है, इसलिए कि एकमात्र जस्मदीद गवाह इस हत्या की अगर होती है तो दीक्षा ही होती है। तो बिना दीक्षा से बात किए हुए इस केस को समझ पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता है। महिला कांस्टेबल जब थोड़ी सख्ती बरतती है और उसे कहती है कि जब तक आप बताएंगी नहीं हम हत्यारों तक कैसे पहुंच पाएंगे, तो दीक्षा उन्हें कहानी सुनाती है। दीक्षा कहती है कि जब वो टहल रही थी तो 2 बाइक पर 4 लोग सवार होकर आते हैं और तबातोड़ उसके पति पर हमला कर देते हैं। इसके अलावा दीक्षा कुछ नहीं कहती है, पुलिस को बार बार अपना यही बयान दोहराती है। पुलिस वाले काफ़ी पेशोपेश में होते हैं, वह समझ नहीं पाते कि एक अनजान आदमी को लोग क्यों मारेंगे। फिर पुलिस अपनी जुगत भिड़ाती है और यह खंगालने की कोशिश करती है कि क्या किसी की आनंद कामले से दुश्मनी हो सकती है। अब इसकी तफ्तीश में जब पुलिस पड़ती है तो वह सबसे पहले उसकी पत्नी दीक्षा के और उसके फ़ोन के लोकेशन को, उसके नंबर्स को स्कैन करना शुरू करती है और अचानक पुलिस के हाथ एक ऐसा नंबर लगता है जो इस पूरे केस की गुत्थी को बिल्कुल सपाट बना देता है, इस सारे रहस्य को खोल देता है और पुलिस समझ जाती है कि इस हत्या का मोटिव क्या था और यह हत्या क्यों और किसके द्वारा कराई गई थी। लेकिन अभी इसकी एक कड़ी और मौजूद होती है जिसकी तलाश के लिए दीक्षा के कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। जैसे ही पुलिस दीक्षा के मोबाइल को टटोलती है तो वह देखती है कि महाबालेश्वर पहुंचने से पहले जिस जगह पर उसकी हत्या हुई थी उससे 30 मिनट पहले उसकी पत्नी के द्वारा एक नंबर पर एक लाइव लोकेशन भेजा गया था और वो लाइव लोकेशन जिस व्यक्ति के पास भेजा गया था उसका नाम था निखिल मालेकर। पुलिस यह जानना चाहती है कि आखिर यह नितिन मालेकर है कौन, तो उसे पता चलता है कि नितिन मालेकर एक प्रॉपर्टी डीलर है। फिर पुलिस अपना पुलिसिया रुख अख्तियार करती है और दीक्षा को मजबूर करती है कि वह सच बोले और होता भी ऐसा ही है। दीक्षा जब बोलना शुरू करती है तो कई ऐसे राज वह खोलती है जिसे पुलिस जानना चाहती थी। दीक्षा बताती है कि आनंद से तो वह कभी प्यार नहीं करती थी, आनंद तो बस एक मोहरा था। वह निखिल मालेकर जो कि एक करोड़पति प्रॉपर्टी डीलर होता है उसके साथ शादी करना चाहती थी, मगर दोनों की जाति अलग थी और परिवार वाले इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होते। इसलिए दीक्षा ने एक चाल चली, एक छल किया और तिरिया चरित्र जिसे कहते हैं उसी तिरिया चरित्र में फंसा दिया। शादी के सिर्फ 13 दिन ही तो हुए थे और 13वें दिन ही पत्नी ने अपने पति के 13वीं की तैयारी कर दी। दीक्षा बताती है कि शादी के पहले जब उन्हें ऐसा लगा कि अब उसके घर वाले ज़बरदस्ती उसकी शादी कर देंगे, तब दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और प्लान यह बनाया कि जब शादी उनकी हो जाएगी तो घर वालों की भी इच्छा पूरी हो जाएगी और फिर वह विधवा होगी। जब वह विधवा होगी तो उससे शादी करने के लिए कोई सामने आएगा नहीं और जो सामने आएगा परिवार वाले मजबूरी में उसी से उसकी शादी कर देंगे और फिर जो उनका इश्क था वह मुहर लग जाएगी उस इश्क पे और बिल्कुल फ्रेश तरीके से दोनों अपने ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे और जातीय बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे। ऐसी घिनौनी साजिश करने वाली दीक्षा का पर्दाफाश हो जाता है। उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से उसका पर्दाफाश होता है और निखिल जो एक अच्छा बिजनेसमैन था वह भी इस तिरिया चरित्र में फंस जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पूरी कहानी में अगर मुख्य अभियुक्त है तो वह औरत ही है जिसने कि 2
मर्दों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, एक से शादी करके और दूसरे से प्यार करके। अब दोनों के दोनों सलाखों के पीछे हैं, जेल के अंदर हैं और आनंद कामले के माता पिता अपने उस दिन पर रो रहे हैं कि आखिर वो कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन उन्होंने ऐसी लड़की से शादी के प्रस्ताव को स्वीकार किया। खैर, पुलिस को इसके लिए एप्रिसिएशन मिलना चाहिए कि उन्होंने बड़ी ही तत्परता से इस केस को सॉल्व कर लिया और सारी की सारी कहानी स्पष्ट कर दी। हमारा उद्देश्य कभी भी किसी भी जाति, धर्म या समुदाय को आहत करना नहीं होता है। हम चाहते हैं कि आप समाज में घटित इन घटनाओं से शिक्षा लें, सचेत रहें ताकि बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।